आपके लिए मैं आज लेके आया हूं कि मैथ्स का रोड मैप फॉर 2027। तो ये 5 फेज होती है मैथ्स को सही से पढ़ने के लिए। तो अगर मान लो 15-20 सवाल आपसे बन गए फर्स्ट एक्सरसाइज के, 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप मैपिंग नहीं कर पाए। रिवीजन में क्या करना चाहिए बच्चों, कैसे रिवीजन करना चाहिए। आपकी सीट में आपने अगर पूरा अच्छे से सॉल्व किया तो आपने कुछ क्वेश्चन टिक जरूर किए होंगे, मार्क जरूर किए होंगे कि यार ये सवाल वापस में कर लूंगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश गोदारा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आपके लिए मैं आज लेके आया हूं कि मैथ्स का रोड मैप फॉर 2027। अब इसमें मैं ये बताने वाला हूं कि मैथ्स आपको कैसे पढ़ना चाहिए पूरे ईयर लॉन्ग, रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए। बहुत सारा डिस्कशन होगा बच्चों, बिल्कुल क्रिस्प टू द पॉइंट अपन बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपन आगे। तो मैथ्स को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होने चाहिए आपके, उसके बाद करेक्ट एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, देन माइंड मैपिंग ऑफ क्वेश्चंस, देन टाइमली रिवीजन, देन प्रैक्टिस पीवाईक्यूएस। तो ये 5 फेज होती है मैथ्स को सही से पढ़ने के लिए। तो मैं इसी को इंडिविजुअली 1 बाय 1 इन पे बात करने वाला हूं। एक एक पॉइंट पे अपन डिटेल में डिस्कस करने वाला है कि किस तरीके से अपन स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट करेंगे, किस तरीके से राइट वे ऑफ एप्लीकेशन कैसे लर्न कर सकते हैं, माइंड मैपिंग ऑफ क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो इसमें अपन क्या करते हैं कि जो आप कोई ना कोई जगह आप पढ़ रहे हैं, राइट, आपकी जो भी कोचिंग जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप उसके जो है क्लास नोट्स जो भी है, हर एक क्लास नोट्स के क्वेश्चन को आप ढंग से सॉल्व करिए। ठीक है, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बच्चे फॉर्मूला को कैजुअली ले लेते हैं, फॉर्मूला सोचते हैं कि बाद में याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर जब आप कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए हर एक जो भी कंसेप्ट है, जैसे मान लो एक चैप्टर है, उसके अंदर मान लो अपने पास है 8 सब टॉपिक, ठीक है, तो हर एक सब टॉपिक में आपको मान लो कि 4 वेराइटी के सवाल है, टोटल 30 से 35 सवाल है, 40 क्वेश्चंस मान लो। अब उन 40 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। आफ्टर टीचिंग, है ना, टीचिंग खत्म होने के बाद जब सर ने पढ़ा दिया, उसके बाद अब जब आप रूम पे वापस पढ़ रहे हो तो आपको बाय द एंड ऑफ एक्सरसाइज सॉल्विंग, जब आप एक्सरसाइज सॉल्विंग पे जंप करो, आपको हर एक क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास होता है कि अपने को कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ गया, है ना। इसके बाद आप जंप कर सकते हो नेक्स्ट मटेरियल। अब मैं ये यहाँ पे मटेरियल की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप क्या है कि डिफरेंट रिसोर्सेज को फॉलो करते हो। कभी आपको लगता है कि यार ये वाली बुक कर लेता हूँ, बट ये काम आपको नहीं करना चाहिए बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक ही मटेरियल को फॉलो करो और उसको कंप्लीट करो। उस मटेरियल को भले 2 बार कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। बट आप अगर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे जंप करोगे, एक मटेरियल के कुछ सवाल बने आपसे, कुछ सवाल नहीं बने, आप यहां से दूसरे मटेरियल पे जंप कर गए, तो इससे क्या होगा, ना तो आपका ये मटेरियल पूरा परफेक्टली सॉल्व हो रहा होगा, ना दूसरा वाला पूरा सॉल्व हो रहा होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे फिर से आ जाएगी, क्योंकि आप जो है पूरा मटेरियल कोई भी सॉल्व नहीं किए। तो आपको कोई एक मटेरियल चूज करना है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा कंप्लीट मटेरियल सॉल्व करिए बच्चों। जैसे अपने यहाँ पे एलएन में पूरा एक्सरसाइज सीट होता है, उस एक्सरसाइज सीट को पे ही ट्रस्ट करिए कि सबसे पहला मेरा टॉप प्रायोरिटी यही है कि मेरे को ये सीट पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अब उस पर बात करते हैं कि उस सॉल्व करने का तरीका क्या है, उस पर बात करते हैं। अब आपके पास कंसेप्ट आ गए, कंसेप्ट का एप्लीकेशन हल्का फुल्का आपको पता लग गया, हर एक टाइप का क्वेश्चन पता लग गया। अब अपन बात करते हैं कि यार जो मटेरियल जब अपने पास है तो उसकी एक्सरसाइज सीट को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब मेरा ये है कि आप जो भी क्वेश्चन ओवन में सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ज्ञानोडे, डीपीपी या डीवाईएस, डू योरसेल्फ आपने सॉल्व कर लिए, वो बिल्कुल हुबहू सवाल है, एकदम एक जैसे सवाल है। अब अपने पास आती है ओवन एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज। अब उसमें क्या होगा बच्चों, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो हर एक क्वेश्चन को आपके नोट्स के कंसेप्ट से कनेक्ट करते हुए पढ़ना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये नोट्स में मैंने ये बात पढ़ी थी, वहां से कनेक्टेड है। ये दूसरा सवाल है, नोट्स में वहां से कनेक्टेड है। तो आप जब कनेक्शन बिठा के पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। आपके माइंड में वो बैठ रहे हैं कि ये क्वेश्चन इससे कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन इससे कनेक्टेड है। दैट्स हाउ यू लर्न फास्ट
और आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक चीजें रिटेन रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, हर एक क्वेश्चन आप रैंडम तरीके से अप्रोच कर रहे होंगे। आपके लिए अगर रैंडम तरीके से हर एक सवाल को अप्रोच करोगे तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, प्लस कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और पूरा गेम बच्चों कॉन्फिडेंस का है। मैथ्स में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, हाँ यार मेरे को कंसेप्ट आता है और मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, अगर ये कॉन्फिडेंस आपके पास है तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मैपिंग करके पढ़ेंगे। अब 30 में से आपके पास मान लो 20 सवाल बन गए आपसे, है ना, सारे के सारे बनना कोई जरूरी नहीं है, 15 बन सकते हैं। तो अगर मान लो 15-20 सवाल आपसे बन गए फर्स्ट एक्सरसाइज के, 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप मैपिंग नहीं कर पाए, या आपसे सॉल्व तो हुए बट थोड़े से रैंडम अप्रोच से सॉल्व हुए, कोई दिक्कत नहीं है। उन 10 क्वेश्चंस को भी आप मैप करने का ट्राई करो जब आपके टीचर बता रहे हैं, है ना, क्लास में डिस्कशन होती है सीट, जब आपके टीचर बता रहे हैं तो उसको मैप करो, अच्छा ये इस कंसेप्ट से था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेई प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप सॉल्व कर रहे हैं, ड्यूरिंग सॉल्विंग इस चीज का जरूर ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, है ना, इस चीज को मिस नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को कनेक्ट करते हुए आपको पढ़ना है। फिर अपने पास बात आती है बच्चों रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन में क्या करना चाहिए, रिवीजन में क्या करना चाहिए बच्चों, कैसे रिवीजन करना चाहिए। जैसे आपके पास क्या है, एक 11th का चैप्टर, जैसे अभी आप 12th में हो मान लो, पहले मैं 12th की बात कर लेता हूँ। तो 11th आपका कंप्लीट हो चुका है, आप 12th में चल रहे हो, अभी आपके पार्ट टेस्ट चल रहे होंगे, ठीक है। 12th का उसमें पोर्शन ज़्यादा आता है, कुछ पार्ट 11th का भी आता है। तो अभी आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, जो 12th का चैप्टर आ रहा है उसको तो आपको अच्छे से करना ही है, साथ में जो 11th का चैप्टर उसमें आ रहा है, एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट चैप्टर, फुली कंप्लीट करो उसको। उसमें अब रिवीजन में उसमें क्या क्या करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन टू पर्सन, कि पर्सन टू पर्सन मतलब किसी का प्रिपरेशन मान लो जैसे सर्किल चैप्टर आ रहा है, सर्किल किसी का मान लो बहुत अच्छे से नहीं हो रखा है तो उसको भी क्या करना चाहिए, उसका अलग केस होगा। और किसी का मान लो सर्किल की उसने सारी एक्सरसाइज शीट लगा रखी थी, बढ़िया से सब कुछ कर रखा था, तो उसके लिए अलग का आएगा। अगर आपने प्रीवियसली 11th का जो भी चैप्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो आने वाला है टेस्ट में, तो उसको क्या करना चाहिए आपको अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले उसके नोट्स, है ना, सबसे पहला पार्ट नोट्स प्लस उसके इलस्ट्रेशंस क्लास के जाके एक बार वापस सॉल्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला काम वही होना चाहिए। आप ऐसे मान के चलो आपका 70 to 80% काम हो गया। अब आता है कि एप्लीकेशन पार्ट। अब एप्लीकेशन पार्ट में जो है ना, आपने कुछ सॉल्व किया था, अगर आपने कुछ सॉल्व किया है तो उसमें से आप पूरा जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने थे वो सॉल्व करो, या कोई एक एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करो। जैसे जेए हो गया, जेएम हो गया, कोई भी एक एक्सरसाइज पकड़ो और उसको कंप्लीटली सॉल्व करो, तो आपका कुछ हद तक स्तर बढ़ जाएगा। अब जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, पहले से स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बच्चा नोट्स और क्लास के इलस्ट्रेशन जरूर वापस करे, सारी चीजें वापस पढ़े, उसके बाद उसको अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए जेई एडवांस के सवाल कर सकता है, जेई मेंस के सवाल कर सकता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो ज्यादा बेटर होंगे। आपकी सीट में आपने अगर पूरा अच्छे से सॉल्व किया तो आपने कुछ क्वेश्चन टिक जरूर किए होंगे, मार्क जरूर किए होंगे कि यार ये सवाल वापस में कर लूंगा तो काम हो जाएगा। तो वो सवाल आपको वापस करने पैरेलली, इसमें आपका बहुत कम समय जाएगा, ज्यादा समय नहीं जाने वाला है। और मेजर फोकस आपका वही होना चाहिए जो 12th में करंटली चल रहा है, उस चीज पे पूरा एम्फेसिस करते हुए आप पढ़ाई करते जाओ, ठीक है। तो रिवीजन में दोनों को पैरेलली इस तरीके से आप चला सकते हो, राइट। इसके बाद आता है कि यार अपने पास अगर मान लो सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद क्या करें, तो उस पर मैं अभी बात करता हूं। अब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, आपके पास एक 12th का बच्चा और एक ड्रॉपर का बच्चा है। 12th के बच्चे का सिलेबस रफली अक्टूबर नवंबर एंड में फिनिश हो जाता है, राइट। एग्री करते हो। एंथ्यूज का बच्चे का अक्टूबर नवंबर में सिलेबस लगभग फिनिश हो जाएगा। अब उसके पास 2 से 3 महीने हैं रिवीजन के लिए, ठीक है, तो इसके पास ज्यादा समय है। तो उसको मेरे हिसाब से जो 2027 का फर्स्ट जेई मेंस है, मतलब जो जैन एंड में हो रहा है, फेब फर्स्ट वीक में या जैन एंड में हो रहा है, उसी को ही टारगेट करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें जो है मार्क्स लाने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। उसके साथ साथ एक बात और है, आपकी हेडेक नहीं रहेगी। आप बोर्ड भी तैयारी कर रहे हैं साथ में और जेई मेंस भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका फर्स्ट मेंस बहुत बढ़िया चला गया तो उससे क्या होगा कि अब आप बोर्ड को बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं, प्लस जेई एडवांस की आप प्रिपरेशन बोर्ड के साथ पैरेलली शुरू कर सकते हैं, ताकि जब जेई एडवांस का एग्जाम हो आपके पास 3 से 4 महीना रहेगा, है ना। तो ये एक बेनिफिट है। अगर आप फर्स्ट मेंस फोड़ देते हो
तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आपको टारगेट फर्स्ट मेंस ही करना चाहिए, और ये मेरा सजेशन है सब बच्चों से, जो 12th का बच्चा उसको फर्स्ट मेंस ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी उससे। ठीक है, अब फर्स्ट मेंस के लिए आपको प्रिपरेशन का मैं बताता हूँ किस तरीके से करना चाहिए। नवंबर एंड में चलो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में रिवीजन टाइम स्टार्ट हुआ। अब जब आप रिवीजन शुरू कर दिए हो आप, तो उसमें आपको ऐसा नहीं कि पहले सर 11th का पूरा पढ़ लेते हैं, पहले पूरा 12th का पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं रिवाइज करना है। उस टाइम पे भी आपको 11th और 12th हर दिन पैरेलली मूव करना है, ठीक है। या एक दिन आपने 11th का पढ़ दिया, एक दिन 12th का पढ़ लिया, तो पैरेलल टॉपिक्स मूव करना है। इसको और डिटेल में अपन उस टाइम पे फिर डिस्कस करेंगे, बट आपको पैरेलल ही मूव करना है। इसको सॉल्व करते वक्त मॉक्स आपके जो चल रहे हैं वो देते रहो साथ में, और हर एक मॉक का एनालिसिस जरूर करो कि यार इस मॉक में मेरे कहाँ पे गलती हो रही है, इस चैप्टर में मेरे कहाँ पे गलती हो रही है। जितने भी आपने प्रीवियस पेपर दिए हैं उन पेपर में कहाँ कहाँ आपके एरर्स थे वो आपको देखते जाइए, और वहाँ से आपकी जो है ना मैथ्स डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। टॉपिक तैयार करो, उसका मॉक्स दो, और आपको रूटीन भी मिलता ही है। हर एक इंस्टीट्यूट में आपको रूटीन रहता है कि हर एक 2 वीक 3 वीक के बाद आपका टेस्ट भी होता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। बीच में कुछ और आप टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी जो ड्रॉपर का बच्चा है बच्चों, मैथ्स के लिए ड्रॉपर का जो बच्चा है, मेजर पार्ट उसका सिलेबस कंप्लीट होगा, जैन एंड तक कंप्लीट होगा। उसके पास 1 महीने का टाइम रहता है, या दिसंबर एंड में खत्म हुआ, मतलब मेजर पार्ट तभी खत्म होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि अगर फेज वाइज चलती है ना चीजें, ड्रॉपर के लिए मान लो उसने लेट ज्वाइन किया है तो लेट सिलेबस खत्म होगा, अगर जल्दी ज्वाइन किया है तो जल्दी सिलेबस खत्म होगा। तो उसके पास फर्स्ट मेंस में फुली प्रिपेयर्ड होने का मौका थोड़ा कम रहता है, बट स्टिल अगर आप पहले 2 साल ढंग से पढ़ें तो मेरा ये मानना है कि दिसंबर के बाद से आपको रिवीजन ढंग से लग के स्टार्ट कर देना चाहिए कि भाई ये 1 महीना मैं पूरा मॉक्स दूंगा, PYQs दूंगा, और बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो बच्चों। 2027 का फर्स्ट भी आप करेक्ट कर सकते हो, बट सेकंड तो आप बिल्कुल करेक्ट कर ही सकते हो, क्योंकि आपके पास बोर्ड की कोई टेंशन नहीं है। तो सेकंड अटेम्प्ट तक तो बिल्कुल फुली रेडी आप कर सकते हैं अपने आप को। तो इस तरीके से ये मैथ्स का सारा ब्यौरा था बच्चों। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, डू कमेंट में और मेरे को आप बताते रहिए कि आपको किसी पॉइंट के बारे में अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, सर ये वाला पॉइंट और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कीप इंटरेक्टिंग विद अस, बिकॉज आप हमारी जो है ना, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ही बेटर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर JEE 2027।